ईपीजी पाठशाला हिंदी में आपका स्वागत है। मैं रमेश चंद मीना, हिंदी व्याख्याता, राजकीय महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान से हूँ। आज हम सुशीला टागोरे कृत शिकंजे का दर्द आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। हिंदी के दलित साहित्य में आत्मकथा लेखन की प्रवृत्ति के बारे में जानकारी मिल सकेंगी। दलित साहित्य में सुशीला टागोरे की आत्मकथा के बारे में गहराई से जाना जा सकेगा। दलित बालिका के बचपन, समाज, परिवेश और शिक्षा को लेकर किए गए संघर्ष के बारे में जानकारी मिल सकेगी। दलित समाज में जन्मे बच्चों के लिए शिक्षा कितनी दुरूह, जटिल और लगभग असंभव रही है पता चल सकेगा। शिक्षा के प्रति बालिका में ऐसी लगन, जुनून और लगाव दूसरों के लिए प्रेरणादायी साबित हो सकता है। दलित साहित्य में आत्मकथा महत्वपूर्ण विधा रही है। शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मराठी में लिखी पहली आत्मकथा मेरा जीवन 1954 से होती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूटन, सूरजपाल चौहान की दो भागों में, पहली तिरस्कृत, दूसरा संतप्त, प्रोफेसर श्यामलाल की एक बंगी कुलपति की अनकही कहानी, रूपनारायण सोनकर की नागफनी और भगवान दास मोरवाल की आत्मकथा मैं भंगी हूँ आदि प्रमुख दलित आत्मकथाएं हैं। सामाजिक पिछड़ेपन व अशिक्षित रहने के पीछे हिंदू समाज के सदियों पुराने रीति रिवाज, सामाजिक परंपराएं, छुआछूत व जातिवादी धारणाएं रही है। कौशल्या बैसंत्री की आत्मकथा दोहरा अभिशाप दलित महिला के दंश को अभिव्यक्त करता है। इसी तरह सुशीला टागोरे की आत्मकथा शिकंजे का दर्द में पारंपरिक सवालों के साथ दलित पुरुष को कटघरे में खड़ा किया गया है। किसी तरह की कोताही नहीं बरती है। दलित पुरुष जो मंच पर स्त्री के अन्याय एवं भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाता है, जबकि अपने घर में वह स्त्री के साथ भेदभाव करता है। शिक्षा पाने के लिए आत्मकथाकार का अनवरत संघर्ष, लगन और जिद अनुकरणीय है, लेकिन वो चाहते हुए भी अपने पति के शिकंजे से मुक्त नहीं हो पाती है। यह आत्मकथा पुरुष सत्ता पर सवाल खड़ा करती है। छुआछूत एवं जातीय दंश। भारतीय समाज की जाति एवं वर्ण व्यवस्था ऐसी दुखती रग है जिस पर ज्यों ही उंगली रखी जाती है एक दर्द से कराह उठता है, जबकि समाज का एक तबका असंवेदनशील हो चुका है कि वह इसे धर्म और नैतिकता के आवरण में लपेटकर बेहद जरूरी व्यवस्था के रूप में मानता है। इसमें भेदभाव एवं छुआछूत एवं भेदभाव और शोषण के कई रूप दर्शाए गए हैं। इसमें आत्मकथाकारा की नानी के समय का क्रूरतम रूप दिखाई देता है, तो दूसरा माँ और स्वयं पर घटित छुआछूत का बदला हुआ रूप है। आत्मकथाकार के साथ छुआछूत का पहला वाकया स्कूल में प्रवेश करने के साथ ही हो जाता है। हमें उसे स्कूल में सबके पीछे बिठाया जाता है। एक दिन वह जगह खाली देखकर तीसरे नंबर पर बैठ जाती है, तो अध्यापक उसे उसके निर्धारित स्थान पर बैठने के लिए कह उसकी औकात व स्तर का एहसास कराता है। समाज में उनकी हैसियत को चपरासी तक उसे बतलाते रहें। घर से बाहर निकलते ही उसे इस बात का कदम कदम पर एहसास कराया जाता है कि वह निम्न, नीच या अछूत जाति से है। कोई छू न जाए इसका वह स्वयं ही ध्यान रखती है। स्कूल में छुआछूत इस कदर होती है कि उसके दोनों भाई स्कूल का नाम लेते ही बहाना बनाने लगते हैं। फलतः वे आधी अधूरी शिक्षा ही ले पाते हैं। इन्हें शिक्षा से दूर रखने की साजिशें की जाती है। अगर स्कूल में सज़ा मिलती तो सवर्ण बच्चों को कम और दलित को अधिक दी जाती थी। दलित बालिकाएं इस भेद को समझ चुकी थी कि उसके साथी बच्चों से उसके छू जाने मात्र से ही घर जाने पर उनकी माएँ उन्हें नहलाती है। बालिका सुशीला टागोरे इस बात का बराबर ध्यान रखती कि ऐसी नौबत फिर ना आए। वह लिखती है, वे मुझसे दूर रहे इसकी अपेक्षा मैं स्वयं उनसे दूर रहती थी, ताकि मेरे कारण किसी को तकलीफ़ न हो। बचपन में सिखाई बातों से ये आदत बन गई थी, सबसे अलग रहना, सबके पीछे रहना, ताकि कोई मेरा अपमान न करे, मुझे बुरा न कहे, मुझे
सजा न दे में सिर झुकाए अपनी स्लेट पर बार बार लिखती और मिटाती रहती। श्रम करने वाले निम्न जाति वाले भी इनके नज़दीक आने पर घृणा करते हुए यूँ मुखातिब होते, कैसा काम कर रहे हो, कैसा काम कर रहे हो यार, तुम तो छाती पर चढ़े आ रहे हो। इनकी छाया तक से भी दूर रहने का प्रयास किया जाता है। बालिका सुशीला के साथ छुआछूत के कई वाक़ये घटित हुए। तेलन से तेल लेते समय, किराने की दुकान पर सामान लेते समय, रुपए देते समय मोहल्ले की चक्की पर गेहूँ पिसाने पहुँचे तो इनके गेहूँ नहीं पीसे जाते। हिंदू समाज में कंजर भी घृणा के पात्र रहे हैं तो कोड़ी भी, लेकिन इनकी स्थिति इनसे भी निम्न ठहरती है। लिखा है, कौड़ जैसी बीमारी से पीड़ित लोग भी हमें अछूत मानकर छुआछूत करते। चोर और भिखारी की जैसे हमसे बड़े और ऊंचे थे। रास्ते चलते में एक छोटे बच्चे को हाथ लगा दिया तो उसकी माँ बहुत दूर तक ये पूछती चली आती है कि तुम कौन हो, कौन जात होकर लड़के को छुए हो। जाति सुने बिना बात आगे नहीं बढ़ती। अगर उच्च है तो ठीक, अगर निम्न है तो बोलने का स्वर बदल जाता है। हिंदू व्यवस्था के किले की बेहद मजबूत दीवार है जाति। जाति और धर्म का बंधन ऐसी डोर से जकड़ा गया है जो दिखाई नहीं देती, पर कोई भी आसानी से इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। बालिका के पिता को जब कोई पशुओं को उठाने के लिए बुलाते थे, इस कार्य के लिए पिताजी मना कर दें तो उन पर सवर्ण समाज प्रतिबंध लगा देता। मकान किराए पर लेने के लिए तो जाति का अपना महत्व रहा है। जाति के बिना समाज नहीं हो सकता, जाति के बिना इंसान नहीं हो सकता, जाति की जानकारी के बिना सामाजिक व्यवहार नहीं हो सकता। निम्न जाति के कारण किराए पर मकान नहीं मिल पाता है। मकान देने से पहले जाति पूछी जाती है। वाल्मीकि सुनकर कह दिया जाता है कल आना। जब उन्हें पता चल जाता कि इसका मतलब भंगी होता है, वे तुरंत मना कर देते, कहते नहीं देना है मकान किराए पर। कामरेड जो जाति नहीं मानता, पर उनकी पत्नी इनको बड़ी मुश्किल से दुगने किराया पर तैयार होती है और कई शर्तों के साथ, तुम्हारे रिश्तेदार यहाँ नहीं आएंगे, तुम यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं करोगे, तुमसे पड़ोसियों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। भिखारी भी भीख नहीं लेता है। पता चल जाने पर कहता है अच्छा हुआ माताजी आपने बता दिया, भला उनके घर का आटा कैसे ले सकता हूँ। सास के मरने पर क्रियाकर्म मकान में नहीं करने दिए जाते। दुख की घड़ी में कोई पल भर के लिए अपने घर से निकलकर नहीं आता। असही सुनता की मिसाल है कि कुत्ता के मरने पर उसे स्वर्ग में पहुंचाने की बात की जाती है, पर इंसान के मरने पर कोई दो बोल संवेदना के नहीं बोल पाता है। यह सब सिर्फ जाति के कारण है। क्या हम कुत्तों से भी गए गुजरे हैं? यह सवाल जो कुत्ते को लेकर के कहा गया है बेहद महत्वपूर्ण है, जो हृदय पर सीधी मार करता है। कथित शिक्षितों में जाति मानसिक रूप में परिलक्षित होती है। शिक्षा के लिए संघर्ष। इस आत्मकथा में यह संघर्ष कई तरह से देखा जा सकता है। कौशल्या बेसंतरी की आत्मकथा हो, उमेश कुमार सिंह की हो, शिवराज सिंह बेचैन की। जब पढ़ाई को लेकर बात उठती है तो दलित बालकों में लगाव, रुचि और मेहनत देखी जा सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जातिगत भेदभाव के चलते दलित समाज अक्सर पिछड़ जाता है। शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के चलते दलित विद्यार्थियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। छुआछूत, भेदभाव और अपमान का व्यवहार इनके साथ हर पल किया जाता है। इसलिए दलितों के लिए शिक्षा पाना बहुत ही कठिन रहा है। उन्हें शोषणकारी एवं भेदभाव आधारित व्यवस्था में संघर्ष करना पड़ता है। आत्मकथा में बालिका मान अपमान से परे रहकर ही शिक्षा हासिल कर पाती है, तो इसलिए कि वो अपना लक्ष्य निर्धारित करती है और उसे अंततः प्राप्त करती है। स्कूल में उस पर कई तरह के सवाल किए जाते। मक्खन लाल दुबे व्यंग और उपहास करते हुए कहते, तुम क्या पढ़ सकोगी?
बच्चों का व्यवहार भी दोस्ताना कभी नहीं रहा। सफ़ेद ड्रेस पर वे स्याही छिड़कने से बाज नहीं आते। दीक्षित सर दलित बालकों की गलती पर जमकर पिटाई करते और बालिका पर कामुक दृष्टि डालने से बाज नहीं आते। श्रीवास्तव सर कक्षा में प्रश्न करते समय यह उम्मीद करते कि जवाब मुझे ही देना है। लड़कियां अगर आपस में बातें कर रही हो तब वे मुझे ही डांटते। दलित बालक को हर संभव प्रताड़ित किया जाता जिससे वह स्कूल आना छोड़ दे, और ऐसा होता भी रहा है। दलित बालिकाओं के लिए तो स्कूल में पढ़ना और भी मुश्किल होता है। आत्मकथा में स्कूल में दलित छात्र तो कई थे, लेकिन दलित बालिका वो भी वाल्मीकि समाज से अकेली ही होती है। दलित बालिका की प्रकृति सबसे अलग ठहरती है। वह पढ़ सकी, इसके पीछे उसका समझौतावादी व्यवहार भी रहा है। ब्राह्मणवादी सवर्ण लोगों से मुकाबला करने के बजाय वो उनसे दूरी बनाकर अपना काम करती है। सबसे अलग रहना, सबके पीछे रहना, ताकि कोई मेरा अपमान न करे, मुझे बुरा न कहे, मुझे सज़ा न दे। मैं सिर झुकाए अपनी स्लेट पर बार बार लिखती और मिटाती रहती। बालिका के पढ़ने में ये प्रवृत्ति सहायक होती है। आत्मकथा में बालिका परीक्षा के दिनों में मन लगाकर पूरी किताबें पढ़ डालती, खेलने में खूब मन लगाकर खेलती, सो उन्हें जिला स्तर तक जीत हासिल करने पर प्रशंसा मिलती। परीक्षा में अच्छे अंक आते, कुछ शिक्षकों से प्रशंसा भी मिलती। शिक्षा का सवाल रचना में प्रमुख रहा है। स्कूल स्तर की शिक्षा दिलाने में नानी व माँ की भूमिका रही है, तो बाद वाली शिक्षा वह अपने बलबूते हासिल करती है। प्रतिकूल वातावरण होने के बावजूद उच्च शिक्षा पाना मुश्किल कार्य को भी मुमकिन बनाती है। नौकरी की जद्दोजहद में परिवार के पालन पोषण के साथ एमए, पीएचडी की डिग्री हासिल करना, वह भी तब जब घर में पढ़ने लिखने का वातावरण प्रतिकूल था। दलित बालिका को शिक्षा के विपरीत माहौल मिलता है। जब महाविद्यालय में प्रवेश की बात उठती है तो सब मिलकर के विरोध करने लगते हैं, लेकिन दृढ़ निश्चय के आगे घर वालों को झुकना पड़ता है। वो तब तक भूखी रहती है जब तक वे प्रवेश दिलाने के लिए तैयार नहीं हो जाते। छुई मुई होकर जीने वाली लड़की एक लड़के द्वारा कॉलेज में देखे जाने से इतनी भयभीत हो जाती है कि उसे कहानीकार जयशंकर प्रसाद की कहानी का पात्र गुंडा समझ बैठती है। महाविद्यालय में प्रेम प्रकरण की घटना के बाद माँ पूछती है तो जवाब में पढ़ाई के अलावा अन्य बातों से मतलब ही नहीं होता। कॉलेज से आते समय कुछ लड़कों ने फिल्मी अंदाज में उसे चारों तरफ घेर लिया, साइकिल खड़ी कर दी। उस समय अपनी उम्र के कम वय के लड़कों से घबराए बिना उनकी तरफ लगातार देखती रही और वे कच्चे रास्ते से भाग छूटते हैं। घर से बाहर कदम रखने पर छुआछूत, भेदभाव और जाति पाति से भरा व्यवहार उन्हें हर पल अपमान का एहसास कराता है। उन्हें शिक्षा से वंचित रखने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ब्राह्मणवादी समाज को डर है कि शिक्षा से इनकी तमाम भेदभाव आधारित शोषणकारी साजिशों का पर्दाफाश ना हो जाए और फिर शिक्षित दलित समाज इस घृणित वर्ण व्यवस्था को नकार ना दे। दलित समाज अपने हकों को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जिसे पीकर कोई भी दहाड़ सकता है, यानी शिक्षा ही वह शस्त्र है जिसके माध्यम से दलित समाज इस जाति वर्ण व्यवस्था को चुनौती दे सकता है। भाग्य एवं भगवान का प्रतिकार। आत्मकथा में भाग्य और भगवान को लेकर के कुछ बातें सामने आती है। आस्था, श्रद्धा और अंधविश्वास का बसेरा दलित, आदिवासी और पिछड़ों में कुछ अधिक ही होता है। बालिका सुशीला की नानी को परंपरा में पूरी आस्था रही है, लेकिन बाद में नानी तो भगवान से जैसे आपस में बहस करती हुई लगती है। जिनके लिए सब कुछ अच्छा है वे उसकी स्तुति करेंगे, लेकिन जिनके लिए कुछ अच्छा नहीं है, जिन्हें सुख सुविधा, अवसर, अधिकार जैसी कोई चीज़ नहीं है, भला भगवान को क्यों न कोसे। ऐसे समय में नानी कहती, किसका भगवान, कौन सा भगवान, कैसा भगवान। नानी को कई बार भगवान को गालियां देते सुनती है।
नानी की गालियों की बानगी देखिए, तेरी ठठरी बंध जाए, तेरो बुरो हो जाए, भगवान तेरो सिंहासन डोल जाए, तेको सब भूल जाए। नानी गंदगी साफ करने के अलावा दाय का काम भी करती थी। दलितों को भाग्यवादी हिंदू संस्कारों ने बनाया है। संत महात्माओं के प्रवचनों में संतोष को परम सुख बताया है। दलित अपने सारे कष्टों व दुखों का कारण पूर्व जन्म के कर्मों को मान लेते हैं। अपने भाग्य को दोष देकर प्रतिरोध नहीं करते। विवाह संबंध ईश्वर की देन होने से सुख हो या दुख बदला नहीं जा सकता। अधिक उम्र वाले पुरुष से शादी करने को इसीलिए घर वाले गलत नहीं मान पाते, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति में निर्देश है, लड़की की उम्र से 3 गुना बड़ी उम्र के वर से विवाह किया जा सकता है। ईश्वर और धर्म के नाम पर दुख सहते हुए घुट घुट कर जीते रह सकते हैं, लेकिन प्रतिरोध नहीं कर पाते। बेमेल शादी भी वो बर्दाश्त करती है। अंधविश्वास का बोलबाला, गरीबी, बीमारी और भूखमरी के शिकार जब कभी बीमार होते तो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित देवी के थान पर पहुंच जाते। घर में जब भी कोई बीमार होता, मोहन जब बीमार पड़ा तो देवी के यहाँ ले जाते हैं। बालिका को जब मोती जरा निकला तो देवी देवताओं से मनौतियाँ मांगी गई। नारियल और शक्कर का प्रसाद चढ़ाया जाता। बाबाओं पर विश्वास करके चिकित्सा इलाज से दूर रहते। बाबाओं से पूछने पर वे अक्सर बार बार आने के लिए कहते। 5 मंगलवार तक बैठक के लिए आओ, तबीयत ठीक हो जाएगी। दादी के शरीर में दशहरे के दिन बाबा आते थे। उनकी सवारी निकलती। दादी उत्साह के साथ झूम झूम कर आगे पीछे झुकते हुए चलती, मानो बाबा प्रसन्न हो रहे हैं। एक रात दादी के शरीर में दाना बाबा आता है। बाबा बोले, क्यों तुम इधर उधर भटकते हो? घर के देवी देवताओं पर विश्वास नहीं है? किस लिए रोजी रोटी के लिए अपनी जन्मभूमि छोड़कर भटकते फिर रहे हो? ननद भी ऐसा ही करती है। वह ऊंचे और अलग स्वर में कहती, ए तुम मुझे भूल गए? देखो, यदि अच्छे रहना है तो मीरा को नाराज़ नहीं करना। चाचा ससुर की 2 बेटियां रमला और कमलाबाई दोनों उसके घर पर मिलने आती है। तब उनको देवी आ जाती है। वे ऊंची आवाज़ में बोलती है, ऐ शीला, तू जानती है हम कौन हैं? हमारी सेवा कर, तेरा भला होगा। हमारे नाम का दीपक जला। वह इन्हें देखती सुनती रही। उसे इन पर विश्वास नहीं था, पर वो पहले कुछ कह भी नहीं पाती थी। लेकिन बाद में जब वो हाथ ठोक कर कहती तब चुप हो जाती। डर तब तक डराता है जब तक सामने वाला डरता है। उसे बहुत बाद में अनुभव होता है, डराने वाले के सामने शेर बन जाओ तो वह भी दुम दबा लेता है। प्रतिरोध। दलित आत्मकथाओं का ये मुख्य स्वर रहा है। दलित साहित्य का इसे प्रमुख स्वर कह सकते हैं। प्रतिरोध। दलित सौंदर्य शास्त्र में ये प्रमुखता से स्वीकारा गया है। बचपन में बालिका सुशीला प्रतिरोध नहीं कर पाती। यहाँ तक कि उसके घर वाले पिता, माँ और नानी में ये बात देखी जा सकती है। छुआछूत करने वाले पर माँ गुस्सा करती थी। जब पिताजी शराब पीकर आते तो गांव के बामन बनियों को जमकर गरियाते। इन सालों ने ही हमको छोटा बना कर रखा है। इन्होंने ही हमको अछूत लाचार बना कर रखा है। ये साले हमको आगे नहीं बढ़ने देते। बालिका के भाई में हिंदू महाजनों के बच्चों से बराबरी करने की भावना प्रबल रही है। इस बात को लेकर गांव के लड़कों में कई बार झगड़ा भी हुआ। भाई और पिताजी नानी द्वारा झूठन लाने का विरोध करते हैं। अपने को जाति क्रम में कुछ ऊपर समझाने वाले मजदूर जब छुआछूत करते तो भाई तुरंत प्रतिरोध करता, कहता, क्यों इतनी छुआछूत लगती है तो क्यों आते हो हमारे साथ काम करने? बड़े बनकर घर में रहो। ऐसे समय में पिताजी उसे समझाकर चुप कराते, पर घर आकर वे स्वयं भी उन्हें गालियां देने से नहीं चूकते। कहते, हंगते मूतते समय इन्हें खुद से छीत नहीं लगती, हमसे छीत लगती है। घर में भूंजी भांग नहीं रईसी बताते हैं। सवर्ण कभी नहीं चाहते कि दलित प्रश्न करे। शंकर भैया बचपन से बहुत उद्यमी रहे। वे महाजनों के बच्चों से मारपीट करके भागकर छिप जाते। गांव वाले उलाहना देने आते। कई बार पिताजी से पीटे जाते, फिर भी वे न्याय की मांग करते। कहते, उसने मुझे मारा,
इसलिए मैंने उसे मारा। इन बातों से माँ अक्सर डर जाती और उससे भी डराती थी। ये डर उनमें सदियों से रहा है। माँ डरती, माँ की माँ भी डरती। डर उनके संस्कारों में बसा दिया गया। गांव में किसी तरह का झगड़ा होता तो पिताजी भाइयों को दूसरे गांव भेज देते। उनका डर उन्हें ऐसा करने को बाध्य करता, क्योंकि सवर्ण गुंडों बदमाशों का दोष अछूतों के सिर मढ़ दिया जाता। उन्हें मार पीट कर जबरन कसूर कबूल करवा लिया जाता। हमारे गांव के लोग हर समय डरे रहते। दीपावली के दिन पिताजी जिद करके मछली बनवाते। माँ मना करती तब पिताजी गुस्से में कह बैठते, ये त्यौहार हमारे नहीं है। हमारे पास कहाँ लक्ष्मी है जो हम उसकी पूजा करें। पिताजी का यह आक्रोश घर में बाहर आता रहा है। बाहर वो चुप रहते। रचना में प्रतिरोधी स्वर जहाँ तहाँ दिखाई पड़ते हैं, लेकिन लेखिका के जीवन काल में कुछ दौर ऐसे आते हैं जब वह हल्के प्रतिरोध दर्ज कर पाती है। अपनी पढ़ाई की बात मनवाने में सफल रहती है। शिक्षा पाने का हक वो बाद में चलकर पति से भी हासिल कर लेती है। जुल्म करने वाले से सहने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है। ये बात मैंने बाद में समझी थी। पति की प्रताड़ना से वो तब बच पाती है जब बच्चे प्रतिरक्षा में ढाल बनकर खड़े होने लगते हैं। मिलने वाले वेतन पर हक न होना, अपने ऊपर हो रहे जुल्म सहना और पत्नी के अधिकार के बिना जीती रहना कमज़ोर दलित भारतीय नारी की पहचान रही है। दलित महिला, दलितों में दलित कही जाती है। दलित महिला माँ और नानी बालिका के लिए प्रेरणा का स्रोत रही है। वह जब बहू बनकर ससुराल पहुँचती है तो इनके लिए दूसरा शिकंजा साबित होता है। पति का व्यवहार क्रूर, कठोर और हृदयहीन पुरुष का रहा है। सास, बेटी और बहू में भेदभाव करने वाली महिला साबित होती है। ननद और सास मिलकर पति को बहू के खिलाफ भड़काने से बाज नहीं आती। पति बहन से जितना प्रेम करता है उसके विपरीत पत्नी की पिटाई करता है। पति पत्नी के बीच संवादहीनता बनती रही। एक ग्रेजुएट पत्नी के साथ पशु जैसा व्यवहार करना पाठक के रोंगटे खड़े कर देता है। पति कसाई सा लगता है जब बात बात पर मारने दौड़ता है। बिना किसी गलती के पैरों में सिर रखकर माफ़ी मंगवाना हद दर्जे की नीचता लगती है। पत्नी से नौकरी करवाई जाती है और पहनने को बहन की पुरानी साड़ी दी जाती है। वेतन पति ही लेकर आता है। बहन और माँ के कहने पर उसे जब तब पीट दिया जाता है। मार पिटाई की आवाज़ को दूसरे न सुन ले, इसके लिए उन्होंने कुछ सोच रखा है कि रेडियो की आवाज़ ऊंची कर दी जाए। जब वह घर वालों को खाना खिलाकर खाने बैठती तब पति गुस्से में उसकी थाली को उठाकर ठोकर मार देते। वो सब्जी बिखर जाती, रोटी को समेटने लग जाती। हिंदू संस्कार पुरुष को पत्नी पर हर तरह के जुल्म करने, डांट डपट कर रखने के हक देता है। हिंदू संस्कारों में पली बड़ी महिला कितनी कमज़ोर, लिजलिजी साबित होती है। बालिका के संस्कार नानी और माँ से बनते हैं और आधे कालखंड तक धर्मभीरू होकर जीती है। नानी इनकी रोल मॉडल रही है, पर वे अपनी पीड़ा को सहज मानती थी। मैं अपनी पीड़ा से छटपटाती हूँ, तड़पती हूँ और सामाजिक व्यवस्था से प्रश्न करती है। शिक्षित होकर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रभावित होती है। साथ ही साथ सभा संगोष्ठियों और वाल्मीकि कार्यक्रमों में जाती है। अब उनका दर्द नहीं, समाज का दर्द बोलता है। वे अपने लिए नहीं, अछूत समाज के लिए सोचती समझती और जीती है। कौशल्या बेसंत्री की दोहरा अभिशाप और सुशीला टागबोरे की शिकंजे का दर्द आत्मकथा कई मायने में एक ही धरातल पर खड़ी नजर आती है। दोनों का विवाह बेमेल होता है। शिक्षा के लिए संघर्ष करती है, छुआछूत और जाति पात की शिकार होती है। सुशीला टागबोरे की अपने बड़ी उम्र वाले से शादी होती है तो कौशल्या बेसंत्री शादी दुआजू से कर दी जाती है। शिकंजे का दर्द में पति माँ बहन से इतना प्रेम करता है कि पत्नी को नज़रअंदाज करता है। दोहरा अभिशाप में पत्नी पति के लिए सिर्फ खाना बनाने और उसकी शारीरिक भूख मिटाने के लिए चाहिए थी। दोनों दलित महिला शिक्षित होते हुए भी पति प्रताड़ना की पीड़ित रही है। एक अलग होकर पति से खाने पीने का हर्जाना मांगती है, दूसरी सब कुछ सहते हुए भी साथ बनी रहती है। कौशल्या का प्रतिरोध पति से भी है, पर सुशीला पति से कभी खुलकर
प्रतिरोध नहीं कर पाती है। चेतनाशील जागृत दलित महिला। आरंभिक दौर में दलित महिला की ऐसी आत्मकथा रही है जो कमज़ोर महिला की गाथा है। रचना में अंतर्विरोध भी झलकता है। वह शिक्षा के प्रति लगन हमेशा बनी रहती है। इसी के चलते पति से दबकर जीने के बावजूद पीएचडी हासिल कर लेती है। इसमें पाठक असमंजस में रहता है कि वह पति के सामने इतनी भयभीत क्यों रही, जबकि वह शिक्षित महिला थी। संस्कार महिला को भीरू, दब्बू और डरपोक बनाते हैं। संस्कार शिक्षा से भी प्रबल साबित होने लगते हैं। शिक्षा अधिकारों को पाने का जरिया रही है, लेकिन वह शिक्षा से सिर्फ वेतन ही पाती है, अपना व्यक्तित्व को ऊपर नहीं उठा पाती। पुरुष की बराबरी वह तब कर पाती है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। उनके बल पर वह अपना बचाव कर पाती है। कविता और कहानियों में अपनी बात जिस तरह से रख सकी है, उतनी दृढ़ता जीवन के शुरुआती दौर में नहीं रही है। रचना के अंत तक रिश्ते, घटनाएं, बीते क्षण स्मृति में आते हैं और वर्णित होते हैं, जिससे तारतम्यता बिगड़ जाती है। रचना के पहले खंड के बाद कथात्मकता खत्म होकर टुकड़ों में खींची जाने लगती है। दूसरा दौर, जिसे दूसरा खंड कहा जाना चाहिए, लेखिका को बदले हुए रूप में देखा जा सकता है। वह क्रमशः बदलती है, व्यक्तित्व हासिल करती है। तब शिक्षा, संगठन और अंदर से मिलने वाले साहस से वह खड़ी होने लगती है। जो अब तक पति को थामे चल रही थी, पीछे पीछे घिसट रही थी, अब अपने पैरों पर खड़ी होती है। दब्बू, अंतर्मुखी, प्रावलंबी से बदलकर स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और सचेत दलित महिला का रूप पाठक के सामने उभरने लगता है। सचेत दलित महिला शिक्षा पा जाने पर नहीं, अपितु परिस्थितियों से मुठभेड़ करते हुए दलित महिला संगठन के संपर्क में आने के बाद बदलाव आता है। प्रोफेसर कुमुद पावड़े, प्रोफेसर रेखा और विमल थोराट आदि से मिलना, कुमुद पावड़े के साथ गोष्ठियों में जाना, रेखा से खरा नुस्खा मिलना आदि इनके स्वाभिमान को बढ़ाते हैं। संगठन गोष्ठियों के बतौर देश विदेश की यात्राएं करने पर आत्मनिर्भरता बढ़ती है। अपने पैसों से खरीदे हुए फ्लैट को पति के नाम करवाने का विरोध करती है। पति का अहम एवं पुरुषत्व पर चोट तब पड़ती है जब पत्नी के हाथ में चाय के बाद चप्पल लेकर प्रतिकार करते हुए देखते हैं। क्रोध और आवेग को देखकर वे चुप रह गए और भविष्य के किसी दुष्परिणाम के डर से इस प्रसंग को खत्म कर देना चाहते थे। पति अब दोस्त, समकक्ष और समान धर्मी की भूमिका में आ जाते हैं। पत्नी अब सही अर्थ में सशक्त स्त्री की भूमिका में नजर आने लगती है। निष्कर्ष: दलित महिला की शुरुआती आत्मकथा दलित स्त्री के शोषण की दास्तां को बयान करती है। लेखिका शिक्षा के प्रति जितनी दृढ़ निश्चयी रही है, उतनी पति के सामने नहीं रह पाती है। इस रचना से ये साबित होता है कि संस्कार महिला को भीरू, दब्बू और डरपोक बनाते हैं। शिक्षा से प्रबल साबित हो सकते हैं। शिक्षा भले ही अधिकारों को पाने का जरिया रही है, पर अपना व्यक्तित्व अगर नहीं है तो पुरुष की बराबरी नहीं की जा सकती। यह आत्मकथा इस अर्थ में उल्लेखनीय कही जा सकती है कि शिक्षा के माध्यम से वर्ण व्यवस्था एवं पुरुष सत्ता दोनों को एक साथ चुनौती दी जा सकती है। धन्यवाद।